Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज पैरोड। विद्यार्थियों, आप सभी को विदित है कि हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हैं और कार्ल मार्क्स के अंतर्गत हमने पूर्व के वीडियो में डायलेक्टिक मेटलिज्म, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं, और इतिहास की आर्थिक व्याख्या, जिसे हम इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, के बारे में समझा। आज के वीडियो में हम कार्ल मार्क्स का जो थर्ड कंसेप्ट है, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, जिसे हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं, इसके साथ ही हम सरप्लस वैल्यू थ्योरी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, दो सिद्धांतों को हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। जैसा कि आपको बताया गया है कि मार्क्स के चिंतन में वर्ग संघर्ष की धारणा का विशिष्ट महत्व है। उसके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसके इतिहास की भौतिक व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपस्थिति है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति इस बात में देखी है कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। यह वर्ग संघर्ष हमेशा समाज में विद्यमान दो परस्पर विरोधी हितों वाले वर्गों से चलता है। इन वर्गों का आधार आर्थिक है और इनमें से एक वर्ग आर्थिक सत्ता प्राप्त वर्ग है, जिसके पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व है, और दूसरा जो केवल शारीरिक श्रम करता है, अर्थात आर्थिक सत्ता से विहीन अपना श्रम बेचकर जीवन निर्वाह करने वाला वर्ग है। मार्क्स का कहना है कि हर युग में इन दोनों वर्गों का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। पहला वर्ग सदा ही दूसरे वर्ग का शोषण करता है और समाज के शोषक और शोषित, ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष करते रहे हैं और इन दो वर्गों में समझौता कभी भी संभव नहीं है। इसके अंतर्गत उन्होंने वर्ग से जो तात्पर्य बताया है कि वर्ग क्या है। वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हो। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए करता है और कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं उसको वर्ग कहते हैं, जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। संघर्ष से तात्पर्य है, संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं, किंतु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और असहयोग है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय यह कदापि नहीं कि समाज में निरंतर युद्ध की सी स्थिति बनी रहे, अपितु इसका केवल इतना ही अर्थ है कि समाज में एक वर्ग ऐसा अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी न होने पर वह सर्वदा असंतुष्ट रहता है, और इस असंतोष को यह वर्ग समय समय पर कई रूपों में, जैसे कि असहयोग, हड़ताल आदि द्वारा व्यक्त करता है। और जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है तो द्वंद्ववाद के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का पतन अवश्य होता है। वर्ग संघर्ष और पूंजीवाद, ये दो शब्द किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मार्क्स ने बताया है कि समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल, सहयोग तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के आधार पर नहीं होता, बल्कि वर्गों में आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है। समाज में तमाम परिवर्तन वर्ग संघर्ष के आधार पर ही होते हैं तथा इससे समाज का विकास होता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों को एक दूसरे की जरूरत होते हुए भी उनके हितों में परस्पर विरोध रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूंजीपति कम से कम मजदूरी देना चाहता है जिससे उसे अधिकाधिक लाभ हो, और मजदूर अधिक से अधिक मजदूरी लेना चाहता है। अतः हितों के विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष आरंभ हो जाता है
और यही वर्ग संघर्ष की बुनियाद है और इसी कारण यह वर्ग संघर्ष हमेशा से चला आ रहा है। मार्क्स और एंगल्स के साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास, अमीर और सामान्य जन, भूस्वामी और भूदास, पूंजीपति तथा दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करने तथा अनवरत कभी लुक छिप पर और कभी खुलकर संघर्ष करते रहे हैं। इस संघर्ष के परिणति हर बार या तो समाज में क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के नाश में हुई है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के पूंजीवादी समाज का सबसे अधिक उत्पीड़न वर्ग होने के साथ साथ सर्वहारा सर्वाधिक क्रांतिकारी वर्ग भी होता है। बुर्जुआ वर्ग में अपने संघर्ष में वह विकास के विभिन्न चरणों से गुजरता है और उसका संघर्ष अलग अलग स्वतः स्फूर्त संघर्ष न रहकर वर्ग संघर्ष बन जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वर्ग संघर्ष की भावना किस प्रकार से पूंजीवाद के अंत का मार्ग प्रशस्त करती है। इसे स्पष्ट करते हुए कोकर ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था मजदूरों की संख्या बढ़ाती है, उन्हें वह संगठित समुदायों में एकत्रित करती है, उनमें वर्ग चेतना का प्रादुर्भाव करती है और उनके परस्पर संपर्क तथा सहयोग स्थापित करने के लिए विश्वव्यापी पैमाने पर साधन प्रदान करती है, उनकी क्रय शक्ति को कम करती है और उनका अधिकाधिक शोषण करके उन्हें संगठित प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार हमने देखा कि मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है उसके अंतर्गत मार्क्स का कहना है कि पूंजीवाद अपनी कब्र आप खोदता है। पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इस संघर्ष में उनका विनाश और सर्वहारा के वर्ग की विजय दोनों ही आवश्यक आई है और इसके अंतर्गत उन्होंने निम्नलिखित संघर्ष इसके अंतर्गत निकाले, जिसके अंतर्गत नंबर 1 कि उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। समाज का विकास वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, आपसी सहयोग के द्वारा नहीं। और समाज में मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं जिनमें हित परस्पर विरोधी होते हैं। इस प्रकार वर्ग संघर्ष तथा इतिहास की आर्थिक व्याख्या के माध्यम से मार्क्स ने श्रमिकों को न केवल विजय का विश्वास दिलाया बल्कि जैसा कि फ्रेडरिक वेटकिंस ने लिखा है कि उन्हें यह भी विश्वास दिलाया है कि यह अंतिम संघर्ष है और इसके बाद में साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को इस तरह से प्रतिपादित किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे इस सिद्धांत की कई आलोचकों के द्वारा निम्न आधारों पर आलोचना की गई। नंबर 1, मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। आलोचकों का मानना है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत संघर्ष पर अत्यधिक बल देता है। मार्क्स के अनुसार अब तक समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि मार्क्स का विचार एक पक्षीय है। मानव समाज में संघर्ष के साथ साथ सहयोग की प्रवृत्ति भी होती है और आपसी सहयोग की भावना ही आज तक की प्रगति और उत्थान का आधार रही है और यही समाज के विभिन्न वर्गों, व्यापारियों, किसानों आदि में सहयोग न होता तो मानव समाज कभी का टूट जाता। सेकेंडली, वर्ग की अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण परिभाषा। मार्क्स के द्वारा आलोचकों का मानना है कि मार्क्स के द्वारा वर्ग की जो परिभाषा की गई है वह अत्यंत दोषपूर्ण है। उसकी परिभाषा के अनुसार वर्तमान समाज में मजदूरों और पूंजीपतियों के 2 स्पष्ट वर्ग निश्चित नहीं किए जा सकते। आजकल उद्योग में काम करने वाले अनेक मजदूर कंपनियों में शेयर खरीदार, हिस्सेदार बन जाते हैं और अतिरिक्त मूल्य के रूप में वे लाभ ग्रहण करने वाले पूंजीपति भी बन जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो वर्ग की परिभाषा दी गई उसे आलोचकों ने स्वीकार नहीं किया। थर्डली, समाज में केवल 2 ही वर्ग नहीं होते। मार्क्स ने समाज में 2 ही वर्ग माने, जबकि समाज में एक तीसरा वर्ग मध्यम वर्ग जिसमें
हम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर इन सभी को लेते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस वर्ग की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अतः मार्क्स के समकालीन लेखकों ने इस वर्ग पर ध्यान नहीं दिया, किंतु उसके द्वारा इस वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी है। फोर्थली, मार्क्स की क्रांति की धारणा गलत सिद्ध हुई। आलोचकों का मानना है कि वर्ग संघर्ष के कारण श्रमजीवी क्रांति, जिसको कि मार्क्स और एंजल्स ने बहुत अधिक निकट समझते हैं, अभी तक भी नहीं हुई है। क्रांति हुई अवश्य है, किंतु वह हुई जहाँ की उन्होंने होने की सबसे कम आशा थी। इस प्रकार से मार्क्स की धारणा ही क्रांति से भिन्न थी। फिफ्थली, मार्क्स की भविष्यवाणी का वैज्ञानिक आधार नहीं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे अधिक महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि श्रमजीवी वर्ग की अंतिम विजय और उसके अधिनायकवाद की स्थापना की भविष्यवाणी का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह मार्क्स की कामना और आशा की अभिव्यक्ति, इसमें आशा की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है, तथ्यों पर आधारित तर्क संबंध परिणाम नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे कि संक्षेप में मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक जटिल सामाजिक प्रणाली का सरलीकरण करने का प्रयास है और मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रयोग अपने मनोवांछित उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए विवादास्पद दलीय हितों की पुष्टि के लिए किया है। अतः इसके द्वारा वर्ग व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्ग संघर्ष की उपयुक्त आलोचना होने के पश्चात भी मार्क्स के इस सिद्धांत का महत्व निम्न बातों के आधार पर होता है, जिसके अंदर कहा गया है कि मार्क्स पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास की वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की है। पूंजीवाद के संबंध में मार्क्स की कई भविष्यवाणियां गलत सिद्ध हुई है, परंतु पूंजीवाद के विकास को धारा लगभग वही है जैसा कि मार्क्स व एंजल्स ने बताई थी। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत श्रमजीवी वर्ग के लिए एक महान प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि उसके द्वारा श्रमजीवी वर्ग को विजय अवश्य बताई गई है। इसी तरह प्रभाव की दृष्टि से भी यदि उस सिद्धांत का हम मूल्यांकन करें तो हमें ज्ञात होता है कि वर्ग संघर्ष के शस्त्र को अपनाकर विश्व मानवता ने बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करने की सफलता प्राप्त की है। इस तरह से हम देखेंगे कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की उपयोगिता, उसकी निष्कर्ष के तत्पश्चात उसकी इतनी आलोचना होने के बावजूद भी इस सिद्धांत की महत्ता आज भी बनी हुई है। इसके तत्पश्चात जैसा कि मैंने बताया, हम नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, जिसे हम अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये सभी मजदूर वर्ग को लेकर बनाए गए हैं। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करके मार्क्स ने यह सिद्ध कर दिया कि यह व्यवस्था शोषण पर आधारित है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही वह सिद्धांत है जिसके द्वारा वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता है कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है और इस सिद्धांत के अनुसार अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य, जिसे हम एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं, उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अंतर्गत मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक वस्तु को दो तरह के मूल्य बताता है। नंबर 1 यूज वैल्यू, जिसे हम उपयोग मूल्य कहते हैं, और नंबर 2 एक्सचेंज वैल्यू, जिसे हम विनिमय मूल्य कहते हैं। उपयोग मूल्य के बारे में हम सबसे पहले बताएंगे कि मार्क्स ने वैल्यू इन यूज, उपयोगिता मूल्य, और विनिमय मूल्य, वैल्यू इन एक्सचेंज के मध्य अंतर किया है। उपयोगिता का अर्थ है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती है वे उनके लिए उपयोगी है, अतः वह मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। उदाहरण के लिए, रेगिस्तान में बालू बहुत अधिक होती है और पानी की कमी पाई जाती है, अतः पानी अधिक उपयोगी है।
बालू की कोई उपयोगिता नहीं है। पानी मनुष्य की प्यास बुझाने के काम आता है, अतः बालू की तुलना में पानी अधिक मूल्यवान है। इसी तरह एक्सचेंज वैल्यू मूल्य का दूसरा आधार विनिमय है। इसे हम वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं। विनिमय मूल्य इस बात में है कि उस वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदलने से विनिमय हो सके और उपयोगिता की वस्तु होते हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता। लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं। खाने की वस्तु होने के कारण रोटी का उपयोगी मूल्य है, लेकिन जब रोटी को बेचा जाता है उस समय दूसरा मूल्य है जिसे हम विनिमय मूल्य के नाम से पुकारते हैं। इस तरह से हम देखेंगे, मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए उस पर व्यय किया जाता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य पैदा करता है। कहने का मतलब ये है कि मार्क्स स्पष्टतः प्रतिपादित करता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता अर्थात उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स के ही शब्दों में श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र उचित मापदंड है, क्योंकि वही एक ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है। अतः यही वह संपत्ति के उत्पादन का एकमात्र वास्तविक उत्पादक तत्व है। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य को इसके अंतर्गत बताया है। अब हम अतिरिक्त मूल्य पे आते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति, जिसे हम लेबर पावर कहते हैं, बेचता है तथा मजदूरी प्राप्त करता है, और हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स के अनुसार हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ वस्तु को बेचकर नहीं, बल्कि उत्पादन में मजदूर का उसके काम के अनुपात में कम मजदूरी देकर अर्जित करता है। हर मजदूर को मजदूरी कम मिलती है तथा काम ज़्यादा करना पड़ता है, और वह मजदूर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। अतिरिक्त मूल्य मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी तथा मजदूर द्वारा किए गए मूल्य का अंतर है। इस तरह से हम देखेंगे कि अतिरिक्त मूल्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया है वह अतिरिक्त मूल्य है, और जो पूंजीपति की जेब में चला जाता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है, अर्थात सरप्लस वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द वेजेस विच आर लेबर प्रोडक्ट्स एंड विच ही एक्चुअली रिसीव्स। उदाहरणार्थ, मजदूरी के लॉ नियम के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर 5 रुपया है। कारखाने में काम करने वाला मजदूर उसे दी जाने वाली मजदूरी के मूल्य का अर्थात 5 रुपये की वस्तु 4 घंटे में ही बना लेता है, किंतु कारखाने का मालिक उसे 8 घंटे काम लेता है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि वह दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तु उत्पन्न करता है, किंतु कारखाना मालिक 5 रुपये उसे लेकर दिन प्रतिदिन 5 रुपये की अपनी जेब में डालता है। अर्थात मार्क्स के अनुसार यह अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, किंतु कारखाना मालिक उसके श्रम की चोरी करता है, और यह चोरी उसका लाभ है। इसी से पूंजी का निर्माण होता है। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को इसके अंतर्गत प्रतिपादित किया है, लेकिन आलोचकों ने इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की निम्न तर्कों के आधार पर आलोचना की है। इसके अंतर्गत नंबर 1, श्रम उत्पादन और मूल्य का एकमात्र स्रोत नहीं। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि वस्तु के मूल्य के निर्धारण का एकमात्र तत्व उनके उत्पादन में लगने वाले मजदूर का श्रम है, अतः उसका सारा मूल्य मजदूर को ही मिलना चाहिए।
वस्तुतः यह विचार सत्य नहीं है, क्योंकि मूल्य का निर्धारण केवल श्रम से ही नहीं होता, बल्कि इस पर प्रभाव डालने वाले अन्य तत्व भी होते हैं, जिसके अंतर्गत हम पूंजी, मशीनें, कच्चा माल, तकनीकी आदि भी होते हैं। एक वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में श्रम के अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे वस्तु की उपयोगिता, उपलब्धि, उसकी डिमांड आदि भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से केवल श्रम को ही उत्पादन का एक आधार मानना सही नहीं है। सेकेंडली, संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपतियों का लाभ मानता है, जबकि पूंजीपतियों को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों पर धनराशि व्यय करनी पड़ती है। उसे पूंजी का ब्याज, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों की बीमारी, बीमा आदि कई बातों पर धनराशि व्यय करनी पड़ती है। अतः इन खर्चों को निकालने के बाद अतिरिक्त मूल्यों में से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कम रह जाता है, इसलिए इस आधार पर इसको स्वीकार नहीं किया गया है। थर्डली, मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स के इस सिद्धांत से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है, उसके मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंधन और व्यावसायिक कुशलता वस्तुओं के निर्माण और तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, अतः उन्होंने इस आधार को नहीं माना। फोर्थली, विरोधाभासी सिद्धांत। मार्क्स के सिद्धांत में अनेक विरोधाभास और असंगतियाँ देखने को मिली है। एक और तो वह कहता है पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक नई मशीनें लगाता है, दूसरी ओर वह यह मानता है कि स्थायी पूंजी, मशीनें, कच्चे माल आदि में कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं मिलता। फिफ्थ, यह सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी गलत है। अधिक से अधिक इसे श्रमिकों के शोषण का सिद्धांत कहा जा सकता है। मार्क्स का उद्देश्य राजनीतिक प्रचार न था, न कि अर्थशास्त्रीय। इस तरह से इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। सिक्स एंड लास्ट, मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। आलोचकों का मानना है या कतिपय विद्वानों का ये कहना है कि यह मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है। कोकर का कहना है कि यह वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत था, जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी ने किया था। इसके बाद रिकार्डो, एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्रियों ने भी इसमें संशोधन करके इसका नया स्वरूप दिया। इस तरह से आलोचकों ने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना होने के तत्पश्चात भी इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की महत्ता है, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली तथा उत्पादन में छिपे हुए शोषण और अत्याचार को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया तथा समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया। इस तरह से हम देखेंगे आज के वीडियो में हमने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को बताया, और ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत ये इस कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांतों के आधार पर हमने देखा कि किस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के नए सिद्धांत को लेंगे। धन्यवाद।